हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए ज़रा कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाएंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कल हम लोग हमने उस पे चलाई तो वो बाद में समझ में नहीं आया था क्या? बिल्कुल भी बंधुता के बारे में, फ्रेटर्निटी जो मैं समझा रहा था। अच्छा, तो नोट भी नहीं हुआ कुछ फ्रेटर्निटी का? हाँ, पता नहीं कुछ क्या समझ में नहीं आया मुझे तो। हाँ, किसी का मैसेज भी नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क चले गए थे। पता नहीं, जो भी था। चलिए, सब आ जाए तो फिर एक बार पूछ लेता हूँ, फिर मैं अगर ऐसा होगा तो दोबारा लिखवा दूंगा उसे। अब सेम तो नहीं आएगा क्योंकि लेकिन ये है कि फिर से लिखवा दूंगा उसे। मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाएंगे जल्दी। हाँ जी, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था कि शायद कल कोई नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से अ, वो बंधुता वाला जो पॉइंट था शायद आप लोग नहीं समझ पाए। तो क्या ऐसा है कि आपको नहीं आया था वो समझ में, या लिखा नहीं गया? हाँ जी सर। अच्छा, तो वो फ्रेटर्निटी मतलब इक्वालिटी हो गया था, लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं कर पाए आप, है ना? जी सर। ठीक है। तो फिर फ्रेटर्निटी मैं आपको दोबारा लिखवा दूं क्या, ऐसा है? हाँ जी सर। ठीक है। सर वो वीडियो में अब सही आ गया है। वो दोबारा अगर देख लेंगे तो हो जाएगा वहां से। अच्छा, मतलब वीडियो में क्या, मतलब वीडियो में आ गया है वो? हाँ सर, वो वीडियो अपलोड हो गई ना पूरी, तो उसमें सही आवाज आ रही है। उस टाइम से नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए नहीं हो पाया वो upload। चलो देख ठीक है लेंगे। सर, तो वहीं से देख लेंगे। हाँ, अगर ऐसा है तो वहां देख लेना, और अगर फिर भी नहीं आ पाता है तो फिर मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर। 2 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। कोई इतने क्वेरी है तो पूछ लीजिए। आज हम लोग आगे मतलब इसे खत्म करेंगे। एक तो हम लोग आगे का 2 वर्ड बचे हुए हैं इसमें। एक तो व्यक्ति की गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी से क्या मतलब है।
और एक यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। इससे क्या मतलब है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ से है, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है ना, क्योंकि कई केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को आत्मा कहा है कॉन्स्टिट्यूशन की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और जब डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस समय कई और लोगों ने भी कहा, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें तो नहीं कहा, फंडामेंटल राइट्स को कहा है उन्होंने, लेकिन के एम मुंशी ने इसे कहा था, प्रियम्बल को। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, कोई बताएगा क्यों ये आत्मा कहलाती है प्रियम्बल? क्यों इसे कंसाइंस कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? अब तो सर इसमें आप शायद जो है साधारण बहुमत से ही हो जाता है, उसमें तो 2/3 से चाहिए होता है। नहीं नहीं, सवाल समझिए मेरा। सवाल मेरा ये है कि प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आत्मा? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, इसको भी मैं आप करेंगे हम लोग, क्योंकि ये कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक वो था ना, फेमस केस लॉ है वो, बेरूबाड़ी वाला मामला है शायद, जिसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंसाइंस, उद्देशिका को। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं गरिमा वाला जो है ना वो छोड़ देता हूँ अभी। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर वीडियो से हो जाएगा तो वहां से आप कर लीजिएगा, नहीं होता है तो मैं उसे करा दूंगा। इसमें आप पहले नेक्स्ट छोटा हेडिंग लिख लीजिए, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। देखो, ये सबसे लास्ट का मतलब सेकंड लास्ट आप इस वर्ड को कह सकते हैं, ह्यूमन डिग्निटी, ये प्रियम्बल का है। सेकंड लास्ट का मतलब ये है कि ये सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव भी है। मतलब जैसे जैसे हम लोग प्रियम्बल में सबसे शुरू से और बाद की ओर चलते हैं, तो वैसे वैसे उसमें शब्दों की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब कि ये सबसे ऊपर वाली वस्तु है जिसे अचीव करना है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सबसे ऊपर वाली वस्तु है जिसे अचीव करना है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, सबसे ऊपर का उद्देश्य है। इसका मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की नजर में स्वतंत्रता, समानता और जो न्याय है वो इससे पहले है। लेकिन उनका मानना ये है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति की गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी। और व्यक्ति की गरिमा क्यों प्राप्त करनी है? क्योंकि इसी से ही एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सकती है, यूनिटी और इंटेग्रिटी सुनिश्चित की जा सकती है देश की। उन लोगों का मानना ये है। इसीलिए व्यक्ति की गरिमा का जो आदर्श है, ह्यूमन डिग्निटी का, उसको यहां इंक्लूड किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे वो ये मानते थे कि देखो, अगर स्वतंत्रता, समानता होंगी समाज में तो न्याय प्राप्त हो जाएगा। और अगर न्याय प्राप्त हो जाता है तो इससे भाईचारा बढ़ता है, बंधुता बढ़ती है, फ्रेटर्निटी में इंक्रीमेंट होता है। क्योंकि अगर न्याय नहीं है समाज में तो फिर बंधुता नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि वो समाज दो भागों में बढ़ जाएगा ऐसी जगह।
एक वो लोग होंगे जिनके पास होगा और एक वो लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, यानी हैव्स और हैव्स नॉट में इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। और ऐसे में जो भाईचारा है वो नहीं बनेगा, क्योंकि बंधुता तभी बन पाती है जब समानता और स्वतंत्रता वहां पर हो, या समाज न्यायशील हो, फुल ऑफ जस्टिस हो। और अगर बंधुता है तो फिर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो जाती है स्वयं में ही, ह्यूमन डिग्निटी प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्याय भी मिल गया, समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, और पारस्परिक भाईचारा भी है, एक ब्रदरहुड की कॉन्सेप्ट भी है, तो व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी। एक चीज, दूसरा एस्पेक्ट यहां पर ये है इसका, देखो भारत जो है वो डाइवर्सिटी वाला देश है, लेकिन इस डाइवर्सिटी में भी एक तरीके की यूनिटी देखने को मिलती है, जो कि आपस में लोगों को जोड़ती है। और वो जो यूनिटी है उसे हम अगर आगे बढ़ाएं, मतलब अगर यूनिटी को हमें वास्तव में बनाए रखना है, उस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को, तो फिर हमें हर व्यक्ति को गरिमा में मानना पड़ेगा, डिग्निफाई मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि जो हर व्यक्ति है, कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी अपनी एक गरिमा है। ये हमें मानना पड़ेगा। इसलिए इसलिए भी व्यक्ति की गरिमा का जो आदर्श है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में रखा गया। इसी के साथ आर्टिकल 17 में, और आर्टिकल 17 में तो साफ ही है कि अनटचेबिलिटी जो है, जो कि व्यक्ति की गरिमा को, मतलब गरिमामयी व्यक्ति को दो भागों में विभाजित कर देती है, डिग्निफाइड पर्सन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक वो जिनके पास है, एक वो जिनके पास नहीं है। अनटचेबिलिटी यही है। लेकिन 17 उसको डिनाई करता है, और इसको फिर एक क्रिमिनल ऑफेंस भी घोषित कर देता है बाद में। तो न केवल आर्टिकल 17 ये प्रोविजन करता है, बल्कि इसके साथ साथ व्यक्ति की गरिमा को डीपीएसपीज भी सुनिश्चित करते हैं। जहां आप देखोगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात हुई है ना। महिलाओं के लिए मानवोचित दशाओं की बात हुई है, या कामगारों के लिए भी, सभी वर्करों के लिए एक ऐसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को, या एक ऐसे वर्किंग प्लेस को बनाना है, वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाना है जो ह्यूमन डिग्निटी से भरा हुआ हो, मानवोचित हो। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों में ही ह्यूमन डिग्निटी जो है उसे माना गया है, या उसे एक्सेप्ट किया गया है। तो आप लिखिए इसमें, ये हुआ, समझ में आया, क्लियर है? लिखवा दे। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए ठीक है। इसमें लिखना सबसे पहले पॉइंट में, सामान्यतः सामान्यतः न्यायशील समाज में, न्यायशील समाज, ऐसा लिखना, सामान्यतः न्यायशील समाज न्यायशील समाज समाज में बंधुता की वृद्धि करता है। समाज में बंधुता की वृद्धि करता है। जनरली अ सोसाइटी फुल ऑफ जस्टिस, या अ सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस
A society based on justice provide या इलाबोरेट लिखना, प्रोवाइड की जगह इलाबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी elaborate the concept of fraternity in society। इस प्रकार न्याय एवं बंधुता इस प्रकार न्याय एवं बंधुता दोनों ही न्याय एवं बंधुता दोनों ही व्यक्ति की गरिमा में न केवल वृद्धि करते हैं, ऐसा लिखना, व्यक्ति की गरिमा को न्याय एवं बंधुता दोनों ही व्यक्ति की गरिमा को न केवल सुनिश्चित करते हैं, न केवल सुनिश्चित करते हैं, बल्कि इनमें वृद्धि भी करते हैं, बल्कि इनमें वृद्धि भी करते हैं। तो जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी not only not only increase not only increase not only preserve human dignity not only preserve human dignity but also but also increase but also increase but also increase it। ठीक है। अभिजीत, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ अभिजीत, मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। ये कोई सहिंद्र सिंह है, ये देखो इनका कमेंट आया है उस यूट्यूब चैनल पे, वो पूछ रहे हैं कि कितना कराया है मैंने, तो इनको आंसर कर दो, लिंक भेज देना, है ना। ओके सर, बता। इनको आंसर कर दो, लिंक भेज दो, ठीक है। यूट्यूब का तो मतलब ये क्लास का भी चाहे करना चाहें तो कर सकते हैं, लिंक भेज देना। चलिए ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। संविधान निर्माताओं के मन में या संविधान निर्माताओं के विचार में, मन में नहीं विचार में लिखिए, संविधान निर्माताओं के विचार में मानव की गरिमा मानव की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण विषय था। मानव की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण विषय था। ह्यूमन डिग्निटी वॉज ह्यूमन डिग्निटी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट most important subject most important subject in the view of constitution framers। इसीलिए इसीलिए उन्होंने न केवल स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय इसलिए उन्होंने न केवल स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्श को प्रमुखता दी, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्श को प्रमुखता दी,
बल्कि इसे बल्कि इसे मौलिक अधिकारों बल्कि इसे मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में एवं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से एवं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्रदान भी किया। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्रदान भी किया। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए। दे नॉट ओनली प्रोवाइड so they not only provide the idea the ideal of the ideal of liberty, equality and justice, the ideal of liberty, equality and justice, but also but also they provided but also they provided but also they provided under fundamental rights and DPSPs. They provide it under fundamental rights and DPSPs। ठीक है, अगले पॉइंट बल्कि हाँ कंटिन्यूएशन में लिखना, व्यक्ति की गरिमा क्योंकि व्यक्ति की गरिमा उपरोक्त आदर्शों से ही सुनिश्चित की जा सकती है। क्योंकि व्यक्ति की गरिमा उपरोक्त आदर्शों से ही सुनिश्चित की जा सकती है। द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग because the dignity of human being can be achieved by the above ideals। अगले पॉइंट से लिखना, संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स also try to provide human dignity also try to preserve, लिखिए प्रोवाइड नहीं, try to preserve human dignity through fundamental rights and DPSPs through fundamental rights and DPSPs। अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 17 के ऐसा लिखिए, अनुच्छेद 17 के मौलिक अधिकार का उद्देश्य अनुच्छेद 17 के मौलिक अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता को समाप्त करके
मनुष्य की गरिमा को सुनिश्चित करना ही है। अस्पृश्यता को समाप्त करके मनुष्य की गरिमा को सुनिश्चित करना ही है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 17, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट, ऐसा लिखना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17 इज, अंडर आर्टिकल 17 इज to preserve human dignity, to preserve human dignity by ending the untouchability, by ending the untouchability। ठीक है ना? क्लियर है ना ये बात? बताओ यहां तक कोई परेशानी हो समझने में? देखो आर्टिकल 17 जो था वो अनटचेबिलिटी को दूर करता है ना। और अनटचेबिलिटी क्या थी? ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ थी, उसके विरुद्ध थी। हाँ या ना बताइए? इसीलिए प्रियम्बल का एक एक शब्द जुड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं अभी लिखवाऊंगा इसलिए क्यों इसे आत्मा कहते हैं। इसीलिए आत्मा कहते हैं इसे, क्योंकि एक एक शब्द जो है, देखो आगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो केवल कहानी लिखी है, उसमें तो प्रियम्बल के जो आदर्श हैं, उसमें जो दर्शन फिलॉसफी दे दी गई है, उसको बस पूरे करने के प्रोविजंस हैं, केवल प्रावधान दिए गए हैं। इसलिए वो केवल पिनेंकल स्ट्रक्चर है, हम लोग ये कह सकते हैं, या आउटर स्ट्रक्चर कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि, और जो ये प्रियम्बल है, ये इनर स्ट्रक्चर है। क्योंकि इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करने के लिए वो फिर आर्टिकल्स बनाए गए कि कैसे उसे अचीव किया जाएगा, कैसे उसे अचीव करेंगे इन गोल्स को। इसलिए आत्मा है, इसलिए वो कॉन्साइंस कहते हैं उसे। बाकी के जितने भी उपबंध हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, प्रोविजियो हैं, वो सबके सब केवल प्रियम्बल के आदर्शों को पूरा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसे लागू करते हैं। मेन तो वही है। तो लिखिए, इसमें आगे लिखना, कंटिन्यूएशन में लिखना, नीति निर्देशक तत्वों में भी नीति निर्देशक तत्वों में भी जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन तथा मानवोचित दशाओं का निर्माण करना, तथा मानवोचित दशाओं का निर्माण करने के लिए, ऐसा लिखना, तथा मानवोचित दशाओं के निर्माण के लिए राज्य को निर्देश देना, राज्य को निर्देश देना मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना ही है। मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना ही है। एंड ऑल्सो इन डीपीएसपीज, एंड ऑल्सो इन डीपीएसपीज टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड ample resources,
to provide ample resources for the life, and also and also and also form form humane conditions, humane, HUMANE होगा, humane conditions for the citizens is also fulfill, या is also preserve the concept of human dignity. is also preserve the concept of human dignity. इसी प्रकार इसी प्रकार यदि मानवीय गरिमा का आदर्श प्राप्त नहीं होता है तो मानवीय गरिमा का आदर्श प्राप्त नहीं होता है तो कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। एंड सो if the ideal of human dignity if the ideal of human dignity is not being preserved a person can go to Supreme Court। ठीक है ना। अच्छा, ये कई मामलों में आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई पीआईएल में इसी को लेकर दिया है डायरेक्शंस। जैसे रेलवे स्टेशनों पे शौचालय निर्माण की स्थिति, गांवों में भी शौचालय निर्माण, ये भी उनका एक था। और शहरों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराना, ये उसी के अंतर्गत था। ठीक है, तो यहां भी कोई जा सकता है। ये मेरे हिसाब से ह्यूमन डिग्निटी कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए, ये क्लियर है? मैं आगे चलूंगा। बाकी सब लोग, क्वेरी तो नहीं है किसी की कोई? राधिका जी, क्लियर है ये व्यक्ति की गरिमा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में अब? जी सर, जी सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला लिखिए इसमें, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, देखो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था ये एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। हालांकि इंटेग्रिटी जो वर्ड था, इसे बाद में जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, लेकिन ये था तो पहले से ही। केवल शाब्दिक रूप से इसे जोड़ दिया गया, क्योंकि एकता में ही, अगर एकता का आदर्श देखा जाए तो उसमें अखंडता अपने आप ही आ जाती है। आप यूनिटी को कैसे डिफाइन करोगे? क्या यूनिटी टूट जाती है? बताओ, यूनिटी टूटती है क्या? बताओ। अरे आप तो कुछ नहीं बताते। नो सर। क्योंकि अगर यूनिटी टूटे तो फिर वो यूनिटी कहाँ रह गई है ना?
तो यूनिटी का आदर्श जो है वो ये कहता है, इसमें ही अखंडता छुपी हुई थी, इसलिए शब्द में ही, यूनिटी में ही। पर चूंकि ऐसा देखने को मिला कि हमारी इंटेग्रिटी को लेकर बहुत सारे खतरे देखे गए 60-70s के समय में, और बाद में 80s 90s में, तो 70s में ही फिर इसमें इंटेग्रिटी जो वर्ड था वो जोड़ दिया गया। इसलिए जितना भी प्रियम्बल के जो भी आदर्श हैं, उन सबको, उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये कब प्राप्त की जा सकती है? जब व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो। देखो, मैं कब रिबेलियन या रिबेल हो जाऊंगा? जब मुझे समाज में न्याय न मिले और मेरी जो गरिमा है उसके ऊपर कोई आंच आए, तो मैं विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाऊंगा। फिर सिस्टम में यकीन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम मुझे मेरे बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं दे रहा है, जो मेरे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे जस्टिस। वो मुझे नहीं दे रहा है जस्टिस। और दूसरा, ह्यूमन डिग्निटी, मेरी डिग्निटी जो है वो भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो फिर मैं विद्रोह करूंगा सिस्टम से। इसलिए ये माना गया कि अगर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होती है तो अपने आप ही नेशन बिल्डिंग हो जाएगी, राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने आप को इस समाज से फिर आत्मीयता के साथ जोड़ दूंगा, कोहेरेंस, कनेक्टिविटी हो जाएगी मेरी इस सोसाइटी के साथ में। और इससे फिर ये होगा कि अपने आप ही जो एकता और अखंडता है वो सुनिश्चित होगी। अगर व्यक्ति राष्ट्र से जुड़ेगा, आत्मिक रूप से जुड़ेगा, तो फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होगा। तो आप लिखिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का आदर्श, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का आदर्श सर्वोच्च रूप में सर्वोच्च रूप में प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। द आइडियल ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, the ideal of unity and integrity represented, is being represented in 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 the most pinnacle form, the most pinnacle form। यद्यपि एकता के अंतर्गत ही, यद्यपि एकता के अंतर्गत ही अखंडता भी छुपी होती है। although although the integrity is a part of unity, परंतु फिर भी परंतु फिर भी अखंडता को, या अखंडता शब्द को, अखंडता शब्द को उभरते हुए खतरों, उभरते हुए खतरों के कारण, उभरते हुए खतरों के कारण 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से
जोड़ दिया गया। बट द वर्ड इंटेग्रिटी, या ये लिखना, ऑल्दो यूनिटी हैज, ऑल्दो यूनिटी हैज, the word integrity, the word integrity itself in the constitution, word itself in the constitution, but due to emerging, but due to emerging challenges, but due to emerging challenges to integrity, it was added, it was added by 42nd constitution amendment, by 42nd constitution amendment। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र चूंकि एकता एवं अखंडता के बिना, एकता एवं अखंडता के बिना सफल नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है, इसलिए, इसलिए उद्देशिका में इसे अत्यधिक महत्व दिया गया है। नो कंट्री कैन बी सक्सेसफुल, नो कंट्री कैन बी सक्सेसफुल ड्यू टू, या विदाउट, विदाउट unity and integrity, unity and integrity, so it has been given, so it has been given an important place in constitution। संविधान के, संविधान के भाग 4 का में, भाग 4 का में, है ना, मौलिक कर्तव्य में है ना, ये भाग 4 का में सभी नागरिकों का यह कर्तव्य सुनिश्चित किया गया, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य सुनिश्चित किया गया है कि वे देश की एकता, कि वे देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करेंगे। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट, in part 4A of the constitution, in part 4A of the constitution, it has been stated that, it has been stated that every citizen would protect, every citizen would protect unity and integrity of India। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्र निर्माण की संकल्पना, इस प्रकार राष्ट्र निर्माण की संकल्पना एकता एवं अखंडता से पूर्ण होती है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस प्रकार राष्ट्र निर्माण की संकल्पना एकता एवं अखंडता से पूर्ण होती है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग,
द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग कंप्लीट फ्रॉम या कंप्लीट्स फ्रॉम द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें केवल एक बात बची है कि उद्देश्य का भारतीय संविधान की आत्मा कैसे है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल आप इसमें ये हेडिंग डाल लीजिए, इसे हम लोग कल कर लेंगे। अंतिम रूप से ये हेडिंग है और यही इस सबका निचोड़ है, कंक्लूजन है ये सबका। इसका कंक्लूजन भी हम लोग कह सकते हैं पूरी प्रियम्बल का। तो आप लिखिए इसे, ऐसे ही लिख लीजिए कि हेडिंग डालिए उद्देश्य का भारतीय संविधान की आत्मा कैसे, हाउ preamble is how preamble is the conscience of Indian Constitution। ठीक है, इसे मैं आपको कल समझाऊंगा, लिखवाऊंगा भी कल ही। ठीक है, कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि अब आपको बेटर समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर है पहले से प्रियम्बल को लेके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। बाकी लोग बताइए। चलिए ठीक है, और फिर इसे कंसाइन से जोड़ लेते हैं कल, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ, भाग एक देखेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब कल ये जो वाला चैप्टर भी हम लोग शुरू करेंगे, एक तो ये खत्म कर लेंगे और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।